सबसे पहले इस मर्द मुजाहिद की आप तस्वीर देखिए। ये रईद सईद है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कमांडर जिनको इजराइल ने असैसिनेट किया, और इनकी इस असैसिनेशन की वजह से अमेरिका का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू से नाराज है, उसको डांट पिला रहा है। उसके साथ साथ गाजा की क्या स्थिति है, वेस्ट बैंक की क्या स्थिति है, सीरिया की क्या स्थिति है, लेबनान की क्या स्थिति है, ईरान में एक इजरायली जासूस ईरान में पकड़ा गया, एक बड़ा कैंपेन ईरान में चल रहा है। उसके बाद जो रशिया की क्या स्थिति है, चाइना की क्या स्थिति, यानी आज हम आपके बीच 16 दिसंबर 2025 को बड़ी बड़ी खबरें लाए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर दें, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो रईद सईद जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कमांडर थे जिनका इजराइल ने असैसिनेशन किया, उसको लेके क्या स्थिति है, सच्चाई क्या है। एक्सियोस वेबसाइट, आई एम श्योर एवरीवन नोज, यूट्यूब विल आल्सो नो अबाउट एक्सियोस website. Axios website has reported very clearly that the White House sent a strongly worded message to Netanyahu condemning the assassination of leader Raid Sadeh and considering it a violation of the Sharm el-Sheikh agreement. यानी जो 11 अक्टूबर से जो सीज फायर हुआ था और उसके बाद जो ट्रंप ने आके शर्म अल शेख का अग्रीमेंट बकायदा इजिप्ट में किया था, कितने देश उसमें आए थे, कितना उसका माहौल बनाया गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि ये जो घटना हुई है, रईद सईद का असैसिनेशन, ये वायलेशन है, ये ट्रूस का वायलेशन है। अब आप सोचिए, ये बात अभी तक रेजिस्टेंस कह रहा है, अब अमेरिका कह रहा है। अब इसमें देखिए क्या है कि पूरा जो खेल है वो ये है कि रेजिस्टेंस कैसे अमेरिका को फोर्स करके अपनी पोजीशन पर ला रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी दोहा में, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इनफैक्ट, उसमें कम से कम 25 से 30 देश ऐसे हैं और इनको बुलाया गया। नेपाल भी है, अच्छी बात है, भारत नहीं है, पाकिस्तान भी है, भारत लेकिन नहीं है। उसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाजा में उतारी जाएगी रेजिस्टेंस के डिसआर्ममेंट के लिए, यह भी कहा जा रहा है, या वहां पीस के लिए, जो भी उसको मान लीजिए। और उसके बारे में रेजिस्टेंस ने कह दिया है हथियार हमारे नहीं जाएंगे, हथियार हम अपने नहीं देंगे जब तक इजरायली ऑक्यूपेशन रहेगा, हथियार एक भी हथियार नहीं जाएगा, क्योंकि ये जनता के हथियार है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये जो अमेरिका से में जो डांट पिलाई गई नेतन्याहू को, इसका क्या रेलिवेंस है। और इसमें यही कहा गया कि इजरायली गवर्नमेंट ने अमेरिका को नहीं इन्फॉर्म किया रईद सईद के असैसिनेशन के बारे में। ये देखिए, स्थिति बहुत ही नई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर तबातबई का असैसिनेशन किया, उसके पहले और भी कई कर चुका है। सीज फायर के बाद, लेबनान के सीज फायर 27 नवंबर 2024 के बाद, लेकिन उसमें अमेरिका ने कभी नहीं बोला। लेकिन यह मसला बहुत दूसरा है। और इस कैसे यह दूसरा है, इसमें अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, और यह हो सकता है कि इजराइल को वो पीछे कर दे। और वो अरब देश जो उनकी पूरी स्थिति है वो भी इस समय ऐसी है कि अरब देश, और इजराइल ने कहा है, नेतन्याहू ने बयान दिया इस पे, नेतन्याहू का बकायदा बयान आया कि कतर और टर्की इजराइल के खिलाफ ट्रंप को भड़का रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि नेतन्याहू से कोई ये पूछे कि ट्रंप तो तुम्हारा आदमी था, तुम तो बोस्ट करते थे कि अमेरिका में हम जो चाहे कर लेंगे, और तुमने किया भी बाइडेन के समय, और ट्रंप के समय क्या होगी? ट्रंप से भी तुमने काफी हद तक करवाया। जब गाजा में कत्लेआम जारी था, ट्रंप चुप था। पूरा 2025 का जो एक बड़ा फेज है, जब मार्च में तुमने जनवरी वाला सीज फायर वायलेट किया था, फिर अक्टूबर तक पूरा युद्ध चलता रहा। वो हमास ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ग्राउंड पे जो एक स्थिति बना दी, मामला डेडलॉक पे ले आए, मिलिटरली मामले डेडलॉक पे ले आए। इस आईडीएफ को समझ में नहीं आ रहा तब आगे क्या करें, उसके बाद सरेंडर हुए। तो अब लेकिन जो नेतन्याहू की कोशिश है कि इस ट्रूस के बहाने हम रेजिस्टेंस के कुछ लीडर्स को मार दें। एक तो उससे कुछ होने जाना नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस की लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा एक के बाद एक वो तैयार है। एक तो यह है। दूसरा, अगर ये जो चाहता है नेतन्याहू कि गाजा में
हम ज्यादा से ज्यादा और जमीन कब्जा कर लें, 50% गाजा पे अभी भी आईडीएफ है। उधर ट्रंप कह रहा है कि इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा, और इसमें ट्रंप का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसका सन इन लॉ, सब लोग कि गाजा में जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। वो 6000 ट्रक रोज आएंगी, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, 6000 ट्रक रोज आएंगी, $2000 पर ट्रक। अब ये कौन पे करेगा? गाजा तो नहीं कर सकता, ये अरब देश करेंगे, जो भी, लेकिन जो भी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट। फिर अभी तो ये तो केवल छोटी सी चीज है, फिर रिकंस्ट्रक्शन 70 बिलियन, 80 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर की बात हो रही। तो ये सारी चीजें नेतन्याहू को पीछे करी। जिस गेम में नेतन्याहू अपने को बहुत हावी समझ रहा था कि ज्यूइश लॉबी के पास बहुत पैसा है, और ट्रंप और ये ज्यूइश ज़ायनिस्ट लॉबी के पास बहुत पैसा है, और ट्रंप को वो पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेंगे पैसे के बल पे, वही पैसा अब इनके खिलाफ जा रहा है। अब बताओ, ये पूरी एक सिचुएशन ऐसी हो गई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वेस्ट बैंक में जो संघर्ष हुआ, बल्कि हम वेस्ट बैंक से पहले गाजा पे आते हैं। गाजा में देखिए एक पानी और आग का बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। मैं आपको 5 वीडियो दिखाता हूं, एक के बाद एक आएंगे। सबसे पहले वीडियो में आप देखिए कैसे एक बच्चा शिविर कर रहा है ठंड में। दूसरे वीडियो में देखिए एक तरफ बारिश है, लो प्रेशर सिचुएशन है, आग, लेकिन दूसरी तरफ आग भी लग रही है। तीसरे में आप देखिए जो बच्चे हैं कैसे बिलबिला जाते हैं, जो नए बच्चे हैं वो फ्रॉस्ट बाइट से, इन सब चीजों से कैसे बिलबिला जाते हैं, और उसमें से मृत्यु भी, बच्चों की मृत्यु भी हो रही है। और फिर चौथे और पांचवें वीडियो में आप देखिए कि कैसे पानी भर गया है, कैसे वहां पर क्या हालात हैं, टेंट उड़े जा रहे हैं। والله سقعانين مالك بترجف؟ سقعانين ولابسين بلوزه واختي لابسه عمى طلع اخويا طلع حالتنا طلع نفسي ساعته خدتها عشان دب حالنا البنت الصغيره بترجف. ايش ذنبها هذه؟ هاي كيف المية، ايش ذنبها؟ ايش نعمل؟ وين نروح؟ ارحمونا. तो ये देखिए, आपको मैंने एक साथ 5 वीडियोस एक के बाद एक दिखाए, उनके शॉर्ट क्लिप्स। ये गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, और आज 2 गाजा के सिविलियन शहीद हुए, क्योंकि खान यूनिस और राफा में फिर इजराइल की अपनी बमबारी वो रोज करते हैं। उसमें कुछ दिन कोई चपेट में आता है, कोई दिन नहीं आता है, क्योंकि उनकी येलो लाइन, वो देखते हैं कि येलो लाइन की इतनी दूर कोई भी फिलिस्तीनी दिख जाए तो गोली मार दो। ये यथार्थ है, कोई भी इसको देख सकता है। अब इंटरनेशनल मीडिया वहां अलाउड नहीं है, और यही बात हम कहते हैं सबसे, यूट्यूब जैसे फोरम से भी, इफ द इंटरनेशनल मीडिया इज नॉट अलाउड इन इजराइल, देन हाउ टू ब्रिंग द रियल न्यूज ऑफ गाजा टू द पीपल? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं कर रहा हूं ये। अच्छा, अभी आप देखिए वेस्ट बैंक की, अब देखिए सिचुएशन। वेस्ट बैंक में आज एक यंग लड़के को और एक बच्चे को, एक सेटलर्स ने और आईडीएफ ने, दोनों ने बेथलेहम के पास गोली मार दी। उसके अलावा जो लेकिन रेजिस्टेंस हुआ, अब आप रेजिस्टेंस देखिए कि जो तकूक टाउन में जो अम्मार सवा, एक यंग लड़के को जो गोली मारी, उसके बाद जो वहां क्लैशेस हुए, उसमें कम से कम 20 से ज्यादा सेटलर्स घायल हैं। ये कोई नहीं बताएगा। उसके बाद जो बुरका विलेज है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नाब्लस, यहां पर होममेड बॉम्ब से फिर से एक सेटलर की व्हीकल, इजरायली सेटलर की व्हीकल को डैमेज कर दिया गया। फिर नाब्लस में ही सारा चेक पॉइंट में एक चाकूबाजी की घटना हुई। और एक चीज बताएं, गश इट्जियोन में, बेथलेहम और हिब्रोन के बीच, गश इट्जियोन में एक और रैमिंग ऑपरेशन हो गया। अरे मतलब आप सोचिए कि मैं तो इसको 2-2.5 साल से कवर कर रहा हूं, कितने रैमिंग ऑपरेशन एक के बाद एक हुए हैं, कोई हिसाब रखना मुश्किल हो गया। फिर अभी कलकलिया में एक जगह है रस तीरा, वहां पर इजराइल ने कहा कि मस्जिदों की आजान नहीं होनी चाहिए, उस पर संघर्ष हुआ। फिर अल फवार कैंप जो साउथ ऑफ हिब्रोन है, वहां पर टीयर गैस छोड़नी पड़ी आईडीएफ की फोर्सेस को। एक खबर और आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, ये मैं अभी बता दूं नहीं तो बाद में फिर ये मिस हो जाएगी,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जो इजरायली सरकार ने अपील की थी कि नेतन्याहू और यवास गैलन, जो पहले के डिफेंस मिनिस्टर थे, और स्मोत्रिच और बेन गिवर के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट्स है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इशू किए, अपील की थी उसके खिलाफ कि उनको निरस्त किया जाए क्योंकि अब ट्रूस हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, ट्रायल होगा और इन लोगों पे वारंट बरकरार रहेगा। ये बड़ी खबर है। फिर देखिए, जो अराबा साउथ ऑफ जेनिन, यहां संघर्ष हुआ। उसके बाद सफा नॉर्थ वेस्ट ऑफ रमल्ला, यहां संघर्ष हुआ। बेत उम्मर हिब्रॉन में संघर्ष हुआ। सिलवाड रमल्ला में संघर्ष हुआ। अराबा सिटी ऑफ जेनिन यहां हुआ। एक के बाद एक के बाद एक। इसको ऐसे महसूस करिए कि इससे वेव पे वेव आ रही है, लहरों पे लहरें आ रही है। उसके बाद जरीको में कम से कम 5 लोग घायल हुए, एक मां, उसके 3 बच्चे और एक उसका बाप, और वहां पर उसका हस्बैंड, और उसके बाद वहां संघर्ष हुआ। फिर बेतुनिया वेस्ट ऑफ रमल्ला, कोबार जो सिटी है नॉर्थ ऑफ रमल्ला, उसके बाद जेरिको में फिर से एक घटना हुई। फिर एक देखिए नाब्लिस के असीरा अल शमलिया एक शहर है, वहां हुई। रफत ऑक्यूपाइड जेरूसलम वहां पर हुई। ये सारी चीजें एक के बाद हो रही है। और यहां तक कि कतर ने जो 19 नए सेटलमेंट वेस्ट बैंक में इजराइल ने बनाने की घोषणा की, उसका विरोध किया। यह भी बड़ी खबर है। फिर देखिए, जो सिडनी में घटना हुई, सिडनी में जो घटना हुई है, उसके बाद आईडीएफ ने एक एडवाइजरी इशू की है, और सारे जो आईडीएफ सोल्जर्स छुट्टी मनाने जाते हैं या सर्विस करने के बाद पूरी दुनिया में घूमते हैं, उनसे कहा है कि बहुत ध्यान, बहुत प्रिकॉशन लो, वरना कोई भी घटना हो सकती है। ये भी देखिए ये डर इजराइल के अंदर ये पहुंचा है। उसके बाद जो गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, जो एड नहीं पहुंच रही है, उसको लेके यूएनओ के जो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर हैं इक्वालिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट के, हजार लहबीब, इन्होंने कहा है कि गाजा में पानी भर रहा है, लेकिन एक्चुअली एड पानी की तरह आनी चाहिए, सहायता पानी की तरह बहनी चाहिए, और अभी तक वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो 2-3 जगह जो गाजा में शेलिंग की इजराइल ने, वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर आप देखिए, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लीडर गाजी हमाद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया आज। उन्होंने कहा 66 दिन गुजर गए हैं सीज फायर अनाउंस हुए 11 अक्टूबर को, 814 बार इजराइल ने वायलेशन किया, 814, और रेजिस्टेंस ने एक वायलेशन नहीं किया। और ये अमेरिका मानता है कि रेजिस्टेंस ने इजरायली डेड बॉडीज 28 में से 27 दे दी। अब इससे ज्यादा, और अभी जो आखिरी है वो भी दे सकते हैं अगर इक्विपमेंट इजराइल अलाउ करे, जो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें। अच्छा, उसके बाद देखिए, सीरिया के यारमूक बेसिन एरिया में 3 शेल्स इजरायली फोर्सेस ने छोड़े, लेकिन जो कल की कवायद थी इजराइल की सीरिया में नए इलाकों में घुसने की, वो सफल नहीं हुई। उसके बाद एक कार बॉम्ब भी, एक ईस्टर्न सीरिया के अल बुकामल एरिया में एक कार बॉम्ब भी एक्सप्लोड हुआ। अभी इसका कौन जिम्मेदार है अभी नहीं पता। लेकिन आपको बता दें, सीरिया के पामिरा में क्या हुआ था, उस पूरे जो कल मैंने बताया था, आईसिस के लोगों ने अमेरिका पे हमला किया। अब देखिए, आईसिस एक ऐसी समस्या हो गई है भस्मासुर की तरह। अमेरिका ने पैदा तो कर दिया, और अभी ईरान की मदद से आईसिस को हराया भी, मारपीट के ढकेला भी, लेकिन फिर अमेरिका बचाना भी चाहता है उसको कि आगे इस्तेमाल करे। तो अब आईसिस के लोग अमेरिका पे वापस टूट पड़ रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ये तो चलेंगी, ये नहीं खत्म होने वाला। जो तुमने शुरुआत की है वही तुमको खत्म करेगा। और रोमन एम्पायर का भी जो कोलैप्स है वो जर्मेनिक ट्राइब्स ने किया था। उन्हीं जर्मेनिक ट्राइब्स जिनको पहले रोमन एम्पायर ने बढ़ाने की कोशिश की थी, अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिश की, वही पलट गए। यही इतिहास का नियम होता है। आईसिस एक नेगेटिव फोर्स है, वो कोई पॉजिटिव फोर्स नहीं है जर्मेनिक ट्राइब्स की तरह, लेकिन उस नेगेटिव फोर्स का नेगेटिव इंपैक्ट तो है ना, और वो अमेरिका को अंदर से वो करेगा। और बाद में तो ईरान और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, तमाम फोर्सेस हैं जो आईसिस को खत्म पहले भी किया था उन्होंने, अभी फिर करेंगे। यमन भी उसमें शामिल है।
सीरिया भी उसमें, सीरियन रेजिस्टेंस भी शामिल है, इराक भी शामिल है, ये तो सारी चीजें होंगी। उसके बाद देखिए जो ईरान में जो इजराइल की स्पाइस पकड़े गए, ये भी बड़ी खबर है, और वो ये इस बार वेस्टर्न ईरान में कुछ घटना हुई है, वेस्टर्न ईरान, और इसको लेके एक अभियान। अब ईरान देखिए चौकन्ना है, लगातार वो जब से 12 दिन का युद्ध हुआ उसके बाद से वो लगातार इजरायली स्पाइस को हंट कर रहा, और सैकड़ों इजरायली स्पाइस, और देख भी चुके हैं आप वीडियो पहले, अभी तक सोचिए आज तक ये हो रहा है, एक बड़ी चीज हो रही है। उसके बाद इराक इलेक्शन में इराकी रेजिस्टेंस की जो फोर्सेस हैं उनकी काफी हद तक जीत हो गई। फिर रशिया के साथ जो ईरान एक कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा है, उसको लेके आज फिर मीटिंग हुई, और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट वो तेहरान आए, और वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो ईरान के उनसे बातचीत की, और ये हुआ कि नहीं एक बड़ा जो है जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो अमेरिका, आर्मीनिया, अजरबैजान के बीच बनाना चाहता, इसके पैरेलल एक बड़ा जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ, यानी जो पूरा रशिया के ठंडे इलाकों को सीधे ईरान और भी नीचे मिडल ईस्ट तक, वेस्ट एशिया तक जोड़े, ये सारी चीजें। फिर देखिए ईरान में एक दुनिया का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल हुआ है या फातिमा अल जहरा का, ये जो डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हैं, वेस्टर्न तेहरान में इससे बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस बिलबोर्ड है, ये या फातिमा अल जहरा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फिर आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स बनने की बात है, उसमें जो देश अभी दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई है, जनवरी में फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी, अभी कोई तय नहीं है। इसमें जो देश हैं इजिप्ट, जॉर्डन, अजरबैजान, पाकिस्तान, यूएई, इटली, यमन, कुवैत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, ग्रीस, साइप्रस, जॉर्जिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रूनाई, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यहां तक कि कोसोवो भी, जो अभी तक यूएनओ का मेंबर नहीं, मतलब पूरी दुनिया में सब जगह से लोग इकट्ठा कर दिए, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। किसी ने ये नहीं कहा, केवल इटली ने, एक उसकी राइट विंग प्राइम मिनिस्टर, उसने एक थोड़ा सा कहा है कि हम इतने सोल्जर्स दे सकते हैं, शायद 1000-1500 या उससे भी कम होंगे, मतलब पता नहीं, अभी उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं आया। उसके बाद देखिए रशिया में एक बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि रशिया के जो $210 बिलियन यूरोप ने फ्रीज कर लिए और यूक्रेन को देने की बात है, उसको लेकर रशिया ने धमकी दी है कि ये चीज अगर होगी तो फिर डॉनबास में जो चल रहा है, और डॉनबास में कल बहुत सारी खबरें ऐसी आई यूक्रेन की तरफ से कि वो रशियन ट्रूप्स को एनसर्कल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फर्जी साबित हुई। सब की सब ट्रूप्स, ये सब की सारी खबरें फर्जी साबित हुई। जेलेंस्की की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके टॉप लोग करप्शन स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, देश छोड़ के भाग चुके हैं। खुद जेलेंस्की पे एक पूरा इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और फिर देखिए चाइना ने एक ऐसा मिलिट्री एयरलिफ्टर प्लेन बनाया है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज लड़ाकू अलग होते हैं, दूसरे कामों के लिए अलग होते हैं, हेलीकॉप्टर्स अलग होते हैं, जो मिलिट्री एयरलिफ्टर्स होते हैं, 30 टन का वॉर मटेरियल कोई प्लेन उठा नहीं सकता आज की दुनिया में। चाइना ने वो बना दिया है Y-30, मीडियम क्लास मिलिट्री कार्गो प्लेन, इसको कार्गो प्लेन कहते हैं। और ये एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है Y-30, और इसको 2014 में सबसे पहले शोकेस किया गया था, लेकिन उस समय ये अधूरा था, आधा अधूरा, उसको बिल्कुल दुरुस्त करके अब पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं भारत में भी, नीतीश कुमार वाली घटना जहां एक महिला से उन्होंने हिजाब हटा दिया, उनकी मानसिक स्वास्थ्य की बात बहुत आ रही है। कल मैं अच्छा, और धुरंधर को लेके बहुत सारी चीजें हैं, आरएसएस और इनका रोल क्या है, तो वो सब चीजें मैं देखिए 2 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन पे मैं एक इंडिया पे वीडियो डालूंगा 2 बजे, और फिर एक वीडियो 4-4:30 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 पे आएगा इंटरनेशनल, और तीसरा वीडियो फिर फिलिस्तीन पे आएगा। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।